अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। हम्म गांव से मतलब थोड़ी ही दूर पर एक पुराना वीरान पड़ा हुआ स्कूल है। हम्म अब वहां कुछ भी नहीं है, बस टूटी हुई दीवारें हैं, हम्म चटकी हुई खिड़कियां और मैदान में घुटनों तक जंगली घास उगाई है। बिल्कुल वीरान। हाँ, और सूरज ढलती उस तरफ कोई जाने की भी हिम्मत नहीं करता। अच्छा। गांव वालों का कहना है हम्म कि रात के गहरे सन्नाटे में जब हम्म मतलब सब सो जाते हैं हम्म। तो उस स्कूल की घंटी वो अपने आप बजने लगती है। लेकिन इसमें अजीब क्या है? अजीब बात यह है कि वो घंटी तो सालों पहले टूटकर गिर चुकी है। और आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो इसी डरावने माहौल से निकली एक कहानी है। इसका शीर्षक है एक क्लास जो कभी खत्म नहीं हुई। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि ये आपको किसी अनजानी चीज या राक्षस से नहीं डराती। सही बात है। इसका डर हमारी जानी पहचानी चीजों से ही पैदा होता है। एक स्कूल, एक क्लासरूम, एक घंटी, एक बच्चे का सवाल। हाँ, एक बच्चे का मासूम सा सवाल। डर तब पैदा होता है जब ये सब चीजें अपनी जगह से हटकर कुछ कुछ भयानक रूप ले लेती हैं। हाँ, ये जानी पहचानी चीजों का बिगड़ जाना ही तो सबसे ज्यादा डराता है। और इस कहानी में जो किरदार इस बिगड़े हुए सच का सामना करता है वो है रवि। रवि शहर से आया एक नौजवान है जिसे इन भूतिया किस्से कहानियों पर मतलब रत्ती भर भी यकीन नहीं है। वो इसे अंधविश्वास मानता होगा। बिल्कुल, वो इसे गांव वालों का वहम मानता है और इसी सोच के चलते वो अपने दोस्तों से शर्त लगा बैठता है कि वो स्कूल में एक रात गुजार कर दिखाएगा और साबित कर देगा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हाँ, और यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। तो रवि उस अंधेरी रात में अपनी बाइक उठाकर स्कूल पहुंच जाता है। माहौल एकदम शांत है, बस झिंगुरों की आवाज आ रही है। कहानी बताती है कि स्कूल का जो पुराना लोहे का गेट था उस पर एक जंग खाई हुई तख्ती लटक रही थी। अच्छा। और टॉर्च की रोशनी में उस पर लिखे शब्द उभरते हैं, सूरज ढलने के बाद अंदर मत आना। एक चेतावनी। हाँ, लेकिन अब कोई और होता तो शायद एक पल को ठिठक जाता है ना। हाँ। पर रवि इस चेतावनी को देखकर हंस देता है। उसके लिए ये सब एक मजाक था। हाँ, उसके लिए गांव वालों के डर को और पक्का करने का एक नाटक भर था। और देखिए, यहीं पर कहानीकार अपना पहला दांव चलता है। ये जो चेतावनी है ना, ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है। तो फिर ये एक तरह का नियम है जो पढ़ने वाले के सामने रखा गया है। डरावनी कहानियों में इसे फॉरशैडोइंग कहते हैं। मतलब पहले से ही इशारा दे देना। बिल्कुल, लेखक आपको पहले ही बता देता है कि एक सीमा है जिसे लांघना मना है। और जब रवि हंसकर उस सीमा को पार करता है तो हमारे मन में एक तनाव पैदा होता है। हाँ, ये तो होता है। हमें पता है कि नियम तोड़ा गया है, अब इसका नतीजा भी भुगतना होगा। ये रवि का आत्मविश्वास नहीं बल्कि उसका घमंड है जो उसे खतरे की ओर धकेल रहा है। ये बात तो सही है। वो अंदर जाता है और कहानी एक और चीज पर जोर देती है, अंदर की खामोशी। और ये वैसी शांति नहीं थी जो सुकून दे, ये एक भारी दम घोटू खामोशी थी। एक अनकंफर्टेबल साइलेंस। हाँ, ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। और ये इतना अजीब था कि रवि को भी मतलब थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। क्योंकि ऐसी खामोशी स्वाभाविक नहीं होती। ये सिर्फ आवाज की गैर मौजूदगी नहीं है बल्कि किसी अनहोनी के इंतजार का एहसास है। हाँ, हमारा दिमाग ऐसे सन्नाटे को एक खतरे के सिग्नल की तरह लेता है। लेखक यहाँ जानबूझकर कहानी की गति को धीमा कर देता है ताकि हम भी रवि के साथ उस बेचैनी को महसूस कर सकें, उस अनकही मौजूदगी को। हाँ, उस अनकही मौजूदगी को जो उस सन्नाटे में छिपी हुई है। और वो सन्नाटा ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं। रवि अभी गलियारे में खड़ा उस माहौल को समझ ही रहा होता है कि अचानक टिंग 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 घंटी, स्कूल की घंटी बज उठती है, धीमी लेकिन एकदम साफ आवाज। ये वो पल है जहां रवि का सारा आत्मविश्वास, उसका सारा तर्क पहली बार हिल जाता है। जाहिर है कहानी में लिखा है कि वो खुद से बुदबुदाता है, ये तो टूटी हुई थी। उसे याद था, उसे अच्छी तरह याद था, उसने दिन में उस टूटी हुई घंटी को देखा था। गांव की कहानी का पहला हिस्सा सच हो चुका था। यहाँ मेरा एक सवाल है, कहानीकार ने आवाज का ही इस्तेमाल क्यों किया? वो कोई परछाई भी तो दिखा सकता था। बहुत अच्छा सवाल है। आवाज में ऐसा क्या खास है जो डर को इतना असरदार बना देता है? देखिए, एक परछाई या कोई धुंधली शक्ल देखकर हमारा दिमाग उसे मतलब एक धोखा मान सकता है, लेकिन एक ऐसी आवाज सुनना जो तार्किक रूप से असंभव हो, वो सीधे हमारे यथार्थ पर, हमारी रियलिटी पर हमला करती है। सही है। एक टूटी हुई घंटी बजी नहीं सकती। ये तो भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। और जब ऐसा होता है तो डर सिर्फ भारी नहीं रह जाता, वो हमारे अंदर की समझ को तोड़ने लगता है कि यह दुनिया काम कैसे करती है। बिल्कुल सही कहा। और कहानी यही नहीं रुकती।
घंटी की आवाज बंद होते ही उसे एक और आवाज सुनाई देती है, कदमों की आहट। हाँ, बहुत धीमी, जैसे कोई गलियारे में उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अब सोचिए डर का स्तर कैसे बढ़ रहा है। हाँ, पहले एक असंभव घटना घटी और अब उस घटना को अंजाम देने वाला कोई अस्तित्व है जो चल रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं है। नहीं, अब वो एक मौजूदगी बन गया है, एक ऐसी मौजूदगी जिसका कोई इरादा है। वो कदमों की आहट उसे एक क्लासरूम के पास ले जाती है, क्लासरूम नंबर 3, और उसका दरवाजा एक हल्की सी चरमराहट के साथ अपने आप खुल जाता है। अपने आप? हाँ, अंदर घना अंधेरा है। रवि अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकता है और जो देखता है वो बहुत अजीब है। एक पुरानी सी बेंच पर एक छोटा बच्चा बैठा है, अकेला, जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ है। इस वीरान स्कूल में आधी रात को। उफ। इतनी घटनाओं के बाद भी रवि की हिम्मत देखिए। वो कांपती आवाज में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद वो अब भी उम्मीद कर रहा था कि इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा। हाँ, कि ये कोई मजाक है, कोई बच्चा छिप गया होगा। इसे स्लो बर्न तकनीक कहते हैं। कहानीकार डर को एकदम से सामने नहीं लाता, बल्कि उसे परत दर परत खोलता है। हाँ, धीरे धीरे। पहले घंटी, फिर कदम, फिर एक बच्चा जिसकी सिर्फ पीठ दिख रही है। हर कदम पर तनाव बढ़ता जाता है। उस बच्चे की पीठ शायद सामने से देखने से भी ज्यादा डरावनी है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा दिमाग उस खाली जगह को अपनी सबसे भयानक कल्पनाओं से भर देता है। और फिर आता है वो पल जब वो बच्चा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मुड़ता है। कहानी में इस पल का वर्णन बहुत ही भयानक है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, रवि की चीख निकल जाती है। क्या देखता है वो? उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। त्वचा पिघलकर हड्डियों से चिपक गई थी और उसकी आंखें, उनमें पुतलियां नहीं थी। मतलब? वो बस खून से भरी हुई थी। ये वो तस्वीर थी जिसने रवि के अविश्वास के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये कहानी का पहला बड़ा झटका है, जिसे हम जंप स्केयर कह सकते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत उस बच्चे के अगले कदम में है। हाँ, वो कुछ भयानक नहीं करता, वो चीखता नहीं है। वो बस अपनी उस भयानक शक्ल के साथ एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछता है। हाँ, और वो एक पंक्ति डर को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। वो बच्चा फुसफुसा कर कहता है, सर, छुट्टी कब होगी? छुट्टी कब होगी? हाँ, ये सवाल इतना साधारण, इतना मासूम, लेकिन उस माहौल में उस बच्चे के मुंह से सुनकर ये दुनिया का सबसे डरावना सवाल बन जाता है। ये पंक्ति इस कहानी की आत्मा है। ये सिर्फ डरावनी नहीं, ये बेहद दुखद भी है। छुट्टी कब होगी, ये सवाल एक बच्चा स्कूल में ही पूछ सकता है। इसका मतलब है कि वो आत्मा या जो भी वो चीज है, वो अभी खुद को उस क्लास में फंसा हुआ मानती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये इस बात का इशारा है कि उन बच्चों के साथ कोई भयानक हादसा हुआ था। शायद स्कूल में आग लगी हो, जिसके कारण उनकी आत्माएं उसी पल में हमेशा के लिए कैद हो गई। तो कहानी यहाँ डर को एक गहरी त्रासदी से जोड़ देती है। बिल्कुल। अब हम सिर्फ डर नहीं रहे, बल्कि उन बच्चों के लिए एक अजीब सा दुख भी महसूस कर रहे हैं जो कभी अपनी क्लास से बाहर ही नहीं निकल पाए। और जैसे ही रवि को ये भयानक सच समझ आता है, वो पलटना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्यों? क्लासरूम का दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। वो अंदर फंस चुका था। और फिर जो शुरू होता है वो किसी बुरे सपने जैसा था। स्कूल की घंटी अब धीरे धीरे नहीं बल्कि पागलों की तरह जोर जोर से लगातार बजने लगती है। ये अराजकता का प्रतीक है। अब तक जो डर धीरे धीरे बढ़ रहा था वो अचानक फट पड़ता है। वो घंटी की आवाज रवि के दिल की धड़कन की तरह है जो डर से तेज होती जा रही है। और फिर जो होता है वो रवि की कल्पना से भी परे था। अचानक क्लासरूम की सारे खाली बेंचों पर एक एक करके उसी तरह के जले हुए बच्चे आकर बैठ जाते हैं। सबके सब? हाँ, पूरा कमरा उन भयानक खून से सनी आंखों वाली आत्माओं से भर जाता है। वो सब चुपचाप बस रवि को घूर रहे थे। और फिर क्या? वो सब एक साथ एक आवाज में बोलते हैं वो पंक्ति जो कहानी का सार है, हमारी छुट्टी कभी नहीं हुई। और यहाँ कहानी का शीर्षक, एक क्लास जो कभी खत्म नहीं हुई, पूरी तरह से सार्थक हो जाता है ना? बिल्कुल। रवि अब किसी एक भूत का सामना नहीं कर रहा था। वो उस पूरी त्रासदी का, उस पूरे दर्द का सामना कर रहा था जो सालों से उस स्कूल की दीवारों में कैद था। हमेशा के लिए एक ही पल में फंस जाने का डर। हाँ, एक ही घटना को अनंत काल तक दोहराते रहने का डर। ये मौत से भी बड़ा मनोवैज्ञानिक डर है। वो बच्चे अपनी मौत के पल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। उनकी क्लास सच में कभी खत्म ही नहीं हुई। उस सामूहिक चीख के बाद कहानी सीधे अगली सुबह पर आ जाती है। गांव वाले जब देखते हैं कि रवि नहीं लौटा तो वो उसे ढूंढते हुए स्कूल पहुंचते हैं।
और उन्हें स्कूल के मेन गेट के बाहर रवि की लाश मिलती है। उसकी आंखों में वही खौफ जमा हुआ था, लेकिन कहानी ये नहीं बताती कि उसकी मौत कैसे हुई। तो ये एक रहस्य है। हाँ, बस एक छोटा लेकिन बहुत ही परेशान करने वाला सुराग देती है। उसके कसकर बंद हाथ में चौक का एक छोटा टुकड़ा था। 1 मिनट, चौक? हाँ, चौक। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक डिटेल तो सब कुछ बदल देती है। यही इस कहानी का सबसे शानदार और डरावना हिस्सा है, वो चौक का टुकड़ा। यह हमें बताता है कि रवि सिर्फ डराकर मारा नहीं गया, उसके साथ कुछ और हुआ है। इसका एक सीधा मतलब ये निकलता है कि उसे भी अब उसी कभी न खत्म होने वाली क्लास का हिस्सा बना लिया गया है। तो वो अब दर्शक नहीं रहा? नहीं, वो अब उस ट्रेजेडी का दर्शक नहीं, बल्कि एक किरदार बन चुका है। तो क्या अब वो एक छात्र है, या फिर वो सर हैं जिनसे बच्चे छुट्टी मांग रहे थे? यही तो इस कहानी की खूबी है। यह हमें जवाब नहीं देती, यह हमारे मन में सवाल छोड़ देती है। शायद अब हर रात उसे भी उसी बेंच पर बैठना पड़ता है, या शायद अब वो टीचर बनकर उस खाली ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता है, जिससे बच्चे हर रात वही सवाल पूछते हैं। किसी भी सूरत में उसका अंत मौत से कहीं ज्यादा भयानक है। हाँ, वो उस चक्र में शामिल हो चुका है। और इस बात की पुष्टि तब होती है जब गांव वाले हिम्मत करके क्लासरूम नंबर 3 के अंदर जाते हैं। वहां धूल भरे ब्लैक बोर्ड पर ताज़ा लिखा हुआ था, आज भी क्लास चल रही है। बाप रे! ये एक ऐलान है कि ये सिलसिला रुका नहीं। रवि के आने से ये चक्र टूटा नहीं, बल्कि उसे भी इस चक्र में खींच लिया गया। अब पूरी कहानी को जोड़कर देखिए, गांव वालों की वो कहानी कोई अफवाह नहीं थी, वो एक अधूरी सच्चाई थी, एक चेतावनी थी, जिसे रवि ने नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल। कहानी की आखिरी पंक्ति है कि उसी रात गांव वालों ने उस स्कूल से घंटी की आवाज फिर से सुनी। ये बताता है कि ये चक्र कभी नहीं टूटेगा, हर रात वो क्लास फिर से लगेगी, मांगेंगे। और अब शायद रवि भी उस क्लास का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए वहीं कैद रहेगा। ये एक अंतहीन दुष्स्वप्न है जिससे कोई छुट्टी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहानी साबित करती है कि डर पैदा करने के लिए हमेशा खून खराबे या बड़े बड़े राक्षसों की जरूरत नहीं होती। सही बात है। कभी कभी एक टूटी हुई घंटी की आवाज, एक मासूम सा सवाल और एक चौक का टुकड़ा भी हमारे अंदर गहरे से गहरा खौफ पैदा कर सकता है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसके अनसुलझे सवाल ही है। कहानी कभी नहीं बताती कि उस स्कूल में असल में हुआ क्या था। हाँ, ये तो है। क्या आग लगी थी, क्या वो कोई हादसा था या किसी की साजिश? वो बच्चे कौन थे? ये जो खाली जगहें हैं, कहानीकार इन्हें जानबूझकर छोड़ देता है ताकि हमारी कल्पना इन्हें भरे। और जब हम अपनी कल्पना से उन खाली जगहों को भरते हैं तो वो डर हमारा अपना व्यक्तिगत डर बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। सवाल ये है कि क्या कुछ जगहें अपनी यादों को, खासकर दर्दनाक यादों को, इतनी मजबूती से पकड़ लेती हैं कि वो उस घटना को एक टेप रिकॉर्डर की तरह हमेशा के लिए दोहराने पर मजबूर हो जाती हैं? और उन लोगों का क्या होता है जो अनजाने में ऐसे किसी यादों के चक्कर में दाखिल हो जाते हैं? क्या वो भी उस याद का एक हिस्सा बनकर हमेशा के लिए उसी कहानी में कैद होकर रह जाते हैं?